कभी सोचा है कि कोई नया राज्य बनता कैसे है? मतलब ये सिर्फ नक्शे पर एक लकीर खींच देना तो है नहीं। आज हम झारखंड की कहानी में उतरेंगे और ये समझेंगे कि आखिर इसे बिहार से अलग होने की जरूरत क्यों पड़ी। काफी दिलचस्प कहानी है ये। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं, झारखंड बिहार से अलग हुआ क्यों? देखिए, इसका जवाब ना उतना सीधा नहीं है जितना शायद लगता हो। ये कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, ये कहानी है पहचान की, संघर्ष की और कुछ अधूरे वादों की। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। इस पूरी कहानी की जड़ में है पहचान का एक बहुत बड़ा संकट। ये कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, बल्कि ये एक कल्चरल लड़ाई थी। एक ऐसी लड़ाई जो उस इलाके के लोगों के वजूद से जुड़ी हुई थी। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 26%। झारखंड इलाके की 26% से ज्यादा आबादी आदिवासी समुदायों की थी। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना? इससे साफ पता चलता है कि हम एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जिसकी अपनी एक बहुत खास, एक बहुत अलग कल्चरल पहचान थी। और देखिए, ये सिर्फ एक नंबर की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं संथाल, मुंडा, हो, उरांव और खड़िया जैसे जीते जागते समुदायों की। ये वो लोग हैं जो यहाँ सदियों से रह रहे थे और हर एक समुदाय की अपनी अलग भाषा थी, अपनी परंपराएं थी, अपनी विरासत थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? असल में इन समुदायों को ऐसा लगने लगा था कि वो अपनी ही जमीन पर जैसे गायब होते जा रहे हैं। उनकी भाषा, उनका कल्चर, उनकी परंपराएं, सब कुछ एक बड़े से बिहार राज्य में कहीं खोता जा रहा था। उन्हें लगा कि उनकी पूरी की पूरी पहचान ही दांव पर लग गई। और फिर एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी, एक ऐसा विरोधाभास जो हैरान कर देता है। जमीन तो अविश्वसनीय रूप से अमीर थी, लेकिन उस पर रहने वाले लोग बेहद गरीब। भला ऐसा कैसे हो सकता है? कोयला, लोहा, माइका, बॉक्साइट, तांबा, आप बस नाम लीजिए और वो यहाँ मौजूद था। ये इलाका सचमुच में खनिजों का एक खजाना था। मतलब कागज पर देखें तो इसे एक इकोनॉमिक पावर हाउस होना चाहिए था। लेकिन असली कहानी कुछ और थी। ये सारी दौलत जमीन से तो निकाली जा रही थी, पर भेजी कहीं और जा रही थी। मतलब रिसोर्स यहाँ के थे, लेकिन फायदा किसी और को हो रहा था। ये शोषण की एक क्लासिक कहानी थी। तो फिर वहाँ के लोकल लोगों के लिए जमीनी हकीकत क्या थी? चारों तरफ गरीबी, भयंकर बेरोजगारी और बेसिक सुविधाओं की भारी कमी। ना अच्छे स्कूल, ना अस्पताल, ना ही ठीक ठाक सड़कें। ये एक अमीर जमीन पर रहने वाले गरीब लोगों की एक दुख भरी कहानी थी। तो सोचिए, जब किसी की पहचान और उसकी जमीन दोनों ही दांव पर लग जाएं, तो वो क्या करेगा? वो लड़ेगा। और बस यहीं से शुरू हुआ झारखंड आंदोलन। एक ऐसा संघर्ष जो 1-2 साल नहीं, बल्कि लगभग एक सदी तक चला। ये कोई रातों रात खड़ा हुआ आंदोलन नहीं था। इसकी जड़ें तो 1900 के दौर में बिरसा मुंडा के विद्रोह तक जाती हैं। फिर आज़ादी के बाद जयपाल सिंह मुंडा जैसे नेताओं ने इसे एक पॉलिटिकल आवाज़ दी और 70s आते आते शिबू सोरेन जैसे लोगों ने इस लड़ाई में एक नई जान फूंक दी। ये एक बहुत लंबी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली लड़ाई थी। और जैसा हर बड़े आंदोलन के साथ होता है, इसके भी अपने हीरो थे। बिरसा मुंडा जो प्रेरणा बने, जयपाल सिंह मुंडा जो इसकी वकालत करने वाले बने, शिबू सोरेन जिन्होंने लोगों को लामबंद किया, और विनोद बिहारी महतो जिन्होंने इसे जमीनी स्तर पर ऑर्गेनाइज किया। इन्हीं नेताओं ने इस आंदोलन की आग को जलाए रखा। तो आखिर इनकी मांगे क्या थी? बहुत सीधी सादी थी। वो अपने लोगों के लिए सोशल जस्टिस, ऑटोनॉमी और डेवलपमेंट चाहते थे। बस वो अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथों में लेना चाहते थे। तो दशकों के संघर्ष, बलिदान और पक्के इरादों के बाद आखिरकार वो दिन आया, वो ब्रेक थ्रू मिला। चलिए अब उस ऐतिहासिक पल की बात करते हैं जब सब कुछ बदल गया। 15 नवंबर साल 2000, ये तारीख याद रखने वाली है। यही वो दिन है जब झारखंड का जन्म हुआ, भारत के 28वें राज्य के तौर पर। और हाँ, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि ये तारीख महान आदिवासी नायक बिरसा मुंडा के जन्मदिन की थी। ये उस पूरे संघर्ष की भावना को एक सच्ची श्रद्धांजलि थी। तो सवाल ये है कि एक नया राज्य बनने से फर्क क्या पड़ा? बहुत बड़ा फर्क पड़ा। जहाँ पहले कोई नुमाइंदगी नहीं थी, वहाँ अब सेल्फ गवर्नेंस आ गया। रिसोर्सेज का बाहर जाना बंद हुआ और लोकल मैनेजमेंट शुरू हुआ। और सबसे जरूरी बात, जिस कल्चर को नजरअंदाज किया जा रहा था, उसे आखिरकार वो पहचान और वो सुरक्षा मिली जिसका वो हकदार था। तो जब हम इस पूरी कहानी पर नजर डालते हैं, तो इससे हम सीखते क्या हैं? झारखंड का बनना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? चलिए इसे इसके सबसे बेसिक हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। आखिर में ये पूरी लड़ाई 3 चीजों के लिए थी। पहली, एक अनोखी आदिवासी पहचान और संस्कृति को बचाना। दूसरी,
ये पक्का करना कि शासन और विकास लोकल लोगों के हाथों में हो और लोकल लोगों के लिए हो। और तीसरी, इस इलाके के बेशकीमती रिसोर्सेज का मैनेजमेंट इस तरह से हो कि उसका फायदा यहाँ रहने वाले लोगों को मिले, ना कि किसी बाहरी को। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो झारखंड का बनना सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं था, ये एक फैसला था सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तरक्की के लिए। ये एक ऐलान था कि एक समुदाय को अपनी किस्मत खुद लिखने का हक है। लेकिन झारखंड की कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या पहचान और विकास के लिए अलगाव ही एक अकेला रास्ता है, या फिर बड़े और अलग अलग संस्कृति वाले समाजों के अंदर भी सभी के फलने फूलने का कोई तरीका हो सकता है? देखिए, इसका कोई आसान जवाब तो है नहीं, पर ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सब के लिए बहुत जरूरी